नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसे हम संघर्ष समाधान कहते हैं। इसे कलह शमन भी कहा जाता है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये कलह शमन होता क्या है। कलह शमन इन वर्षों में शांति शोध के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। यह ज्ञातव्य है कि शांत समाजों में भी कलह संभव है। यह इस पर निर्भर करता है कि कलह से हमारा क्या तात्पर्य है। सामान्य तौर पर कलह का तात्पर्य अव्यवस्था पैदा करने वाली परिस्थितियों से लिया जाता है, लेकिन यह कलह को समग्रता से समझना नहीं है। यद्यपि कलह के सभी प्रकार एक जैसे नहीं होते, लेकिन कलह का कोई भी प्रकार एक चेतावनी होता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। यह एक प्रकार से उस यथास्थिति से असंतोष की अभिव्यक्ति है, जिसे सामान्य और शांतिपूर्ण समझा जाता रहा है। इसलिए कलह की स्थिति को तटस्थतापूर्वक समझा जाना चाहिए, ताकि हम उसके अंतर्निहित कारणों को समझकर उनका समुचित हल खोज सकें। प्रोफेसर लास्की ने एक बार कहा था कि लोग मौज करने के लिए विद्रोह नहीं करते, वो विद्रोह करते हैं क्योंकि उनकी वैध शिकायतों और तकलीफ़ों की अनदेखी की जाती है। लुई किसबर्ग कलह को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कलह की संभावना तब होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह इस मान्यता को व्यक्त करने लगते हैं कि उनके उद्देश्य परस्पर विरोधी हैं। अब यह भी जानना आवश्यक है कि कलह की स्थिति कब आती है। कलह की स्थिति तब आती है जब प्रतिद्वंदियों में कम से कम ये 4 प्रवृत्तियां लक्षित होने लगती हैं। सबसे पहली, एक सामूहिक अस्मिता का बोध, एक शिकायत, एक धारणा कि इस शिकायत के लिए दूसरा पक्ष जिम्मेदार है, तथा यह विश्वास कि वे दूसरे पक्ष पर दबाव डालकर अपनी शिकायत को दूर या कम कर सकते हैं। कलह के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें अन्याय, विषमता, अनुचित व्यवहार, अच्छे शासन के लिए कुछ स्थापित मर्यादाओं से वंचित किया जाना हो सकता है। कलह के समाधान का सबसे प्रभावी तरीका उसका तटस्थ निदान और समाधान के लिए रचनात्मक एवं सकारात्मक रवैये अपनाना है। कलह का कारण हितों में परस्पर विरोध या टकराहट होती है। हितों के कारण सही या गलत धारणाएं बनती हैं, जिससे घृणा की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप शत्रुतापूर्ण व्यवहार हितों, प्रवृत्तियों और व्यवहार में परस्पर विरोध कलह के त्रिगुण की 3 भुजाएं हैं, जिसमें हम ABC के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिहेवियर और C फॉर कॉन्टेक्स्ट। कलह होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका अनिवार्यतः हिंसक होना आवश्यक नहीं। सबसे पहला सरोकार तो कलह को रोकना ही होना चाहिए, लेकिन वह संभव न होने पर उसे सीमित करने, उसके प्रभावों को कम करने और उसका स्वरूप बदलने के प्रयास करते हुए अंततः उसके समाधान की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। चीनी भाषा में चुनौती और अवसर के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। कलह दोनों है, एक ऐसी चुनौती जिसका इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य के लिए किया जा सकता है। सकारात्मक दृष्टि से लेने पर इस चुनौती का लाभ समाज की सुव्यवस्था के लिए किया जा सकता है, जिससे अतीत की कमियों को दूर किया जा सकता है। कलह अंतर्निहित कारणों के दूर हो जाने पर विकसित परिस्थिति अधिक स्वीकार और शांतिपूर्ण हो जाती है। कलह शमन के कई सोपान हैं। प्रथम, विश्लेषणात्मक पद्धति, जिससे प्रतिद्वंदी समूह के मन को समझा जा सके। दूसरा सोपान है कलह की पूरी प्रक्रिया का उचित प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। इसमें कलह को कम करने और उसकी गति को बाधित करने के प्रयास सम्मिलित हैं। तीसरा सोपान है प्रतिद्वंदी पक्षों को किसी मध्यस्थ के जरिए मिलाकर कलह के समाधान के रास्ते और तरीके खोजने के प्रयत्न। यह सबसे रचनात्मक सोपान है। इसमें प्रतिद्वंदी पक्षों के सम्मुख
समाधान के अभी तक अन्वेषित प्रदेशों को प्रस्तुत करना ताकि उनके बीच एक उभयनिष्ठ रास्ता बन सके और वे स्वयं अपने पक्ष को एक नई तरह से समझ सके। कलह शमन के लिए यह वास्तविक तत्व है। अध्ययन के विषय के रूप में कलह शमन भविष्य के लिए अपार संभावनाएं लिए हैं, क्योंकि इसमें कलह को अहिंसात्मक तरीके से देखा, समझा, सुलझाया जाता है और संवाद एवं समझौते को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कलह व्यक्तियों, परिवारों, पड़ोसियों के बीच भी हो सकता है, राज्यों तथा जातीय समूहों के भी बीच हो सकता है। सभी प्रकार के कलह में कुछ सामान्य तत्व होते हैं और धीरे धीरे उनके शमन के कुछ सर्वाधिक उपाय भी विकसित और व्यवहारिक होते गए हैं। पहला है, उत्तेजना शांत होने देने के लिए धैर्य रखने की जरूरत है। प्रतिद्वंदी पक्षों को तटस्थ भूमि पर मिलाना, इसमें मध्यस्थ पक्ष का होना भी शामिल है। दोनों ही पक्षों को समान मानते हुए पूर्वाग्रहित होकर उनकी बात समझना, क्योंकि दोनों की अपनी उचित शिकायतें हो सकती हैं। दोनों पक्षों के मूल्यों और ज़रूरतों को परिभाषित करना ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। सबसे बड़ी ज़रूरत है उभयनिष्ठ क्षेत्र की खोज। इस समझौते के लिए आवश्यक आधार मिल जाता है। कलह शमन के अन्वेषक कल्पना शक्ति तथा समाधान की खोज में अनवरत लगन की ज़रूरत है। कलह शमन को शून्य से पूर्ण समाधान की स्थिति तक पहुंचाना होता है। सामान्यतः हिंसक कलह की पृष्ठभूमि में अतीत की चुनिंदा घटनाओं की स्मृति सक्रिय रहती है। अहिंसा की भविष्य की नई संभावनाएं दे सकती है, भविष्य की नई संभावनाएं पूर्ण कर सकता है। इसलिए अतीत के बजाय भविष्य को केंद्र में रखकर सोचना और सक्रिय होना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वास्तविक शिकायत की अनदेखी हो जाती है। न्याय में विलंब का तात्पर्य न्याय से वंचित रहना हो जाता है। ऐसी स्थिति में भविष्य के एक नए आयाम का अन्वेषण ऐसे नए विकल्प प्रस्तुत करता है जिन पर पहले विचार न किया जा सका हो और जो दोनों पक्षों के लिए हितकारी साबित हो सके। कलह के अहिंसात्मक समाधान के लिए हिंसा की सही समझ, उसके विभिन्न रूपों और आयामों की समझ अनिवार्य है। प्रत्यक्ष हिंसा को समझना आसान है, जिसका बड़ा रूप युद्ध में हम देख सकते हैं, लेकिन हिंसा के सूक्ष्म संरचनागत रूप भी कम भयंकर नहीं होते। इनका तरीका बुनियादी ज़रूरतों का अस्वीकार, वंचना और अमानवीय व्यवहार होता है। दोनों प्रकार की हिंसा सांस्कृतिक हिंसा से अपनी वैधता, स्वीकृति और प्रचलन पाती है। यह हिंसा को औचित्य देती है और उसके व्यवहार को सामान्य बनाती है। कलह के दो प्रकार हैं। पहला हिंसात्मक संघर्ष या हिंसात्मक कलह और दूसरा होता है अहिंसात्मक संघर्ष, जो कि हम दलाई लामा के तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए इतने लंबे समय से वो जो संघर्ष रहते हैं उसको हम उसमें देख सकते हैं अहिंसात्मक संघर्ष में। आप सभी का धन्यवाद।